वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आप सबके अपने HPM क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी दिनों बाद आपसे हमारी मुलाकात हो रही है, लेकिन अब से क्लास 12th के लिए आपको रेगुलर मैथ और फिजिक्स दोनों की क्लास रेगुलर इंटरवल पे ही क्यों ना मिले, लेकिन रेगुलर इंटरवल पर आपको मिलती रहेंगी। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए पहली बात एक चीज़ और मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि आपके फ्यूचर अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए अभी से ही हमारे वेल विशेस आप लोगों के साथ हैं। तो आप लोग ध्यान लगाकर, मन लगाकर अभी से जुट जाइए। ये दिमाग में मत रखिएगा कि इस बार भी प्रमोशन हो जाएगा लास्ट ईयर की तरह। तो ये कई लोगों के बच्चों के दिमाग में भी है कि हो सकता है कि थर्ड वेव आ रही है, थर्ड वेव के बाद तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अगले साल भी आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। तो ये गलत ट्रेंडिंग है कि किसी के दिमाग में चल रहा हो तो इसको हमेशा के लिए निकाल दीजिए। अभी से एकदम बिल्कुल निकाल दीजिए। एग्ज़ाम होगा, हो सकता है इलेक्शन के बाद हो, बस इतना ही हो सकता है, मार्च में ना होकर अप्रैल में हो। ठीक है, तो ये सब बातें तो होती रहेंगी। सेकेंड फिजिक्स में पहला यूनिट लाइट से स्टार्ट होता है और लाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। टोटल मिलाकर आपको 15 से 20 नंबर का, यानी ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि पहले चैप्टर, टोटल लाइट से 15-20 नंबर के आसपास में आपका टोटल मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और उसमें जो आपके सिलेबस का जो पहला चैप्टर है वो बेस है। आपका बेस मीन्स फाउंडेशन है। अगर उसको आपने अच्छे से समझा तो आगे के जो इस 2-3 और चैप्टर अपकमिंग इसके बाद वाले आएंगे वो पीछे वाले से रिलेटेड होंगे। इसलिए आप पहले वाले को बेस अगर अच्छे से समझे रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो पहला टॉपिक ही है हम लोगों का गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। और ये अपवर्तन का सूत्र हम बार बार आपसे रिपीट करके अगेन एंड अगेन कह रहे हैं कि ये क्या करेगा, बेस का काम करेगा, फाउंडेशन का काम करेगा। क्योंकि आगे चलकर आप ये कंपोजिट लेंस की फोकल लेंथ निकालेंगे, ठीक है, या फिर और भी इस पे आधारित 2-3 टाइप के फोकल लेंथ निकालने का आपके जो सिलेबस में है ये इसी पर डिपेंडेंट होगा। तो आप अगर इसको समझे रहेंगे तो आप बखूबी समझ पाएंगे। हाँ, इसमें जो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, अब ये चीज़ अगर यहाँ डिस्कस करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप क्लास 10th की मेरी वीडियो HPM क्लासेस में ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जाके उसमें भी आप देख सकते हैं। आप बखूबी आप लोग जब 12th में पहुँचे तो आप जानते हैं कि 10th में उसमें तो प्रमोट नहीं हुए होंगे ना। ठीक है, पिछले साल आप लोगों का 11th रहा होगा, तो 10th में आपने बखूबी पढ़ रखा होगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, विरल माध्यम, सघन माध्यम, क्योंकि उसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। तो आ जाइए, ज़्यादा बात न करते हुए टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक हेडिंग है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, अब इसके लिए हमने एक गोलीय अवतल पृष्ठ ले रखा है जिसका नाम हम अपनी तरफ से दे दे रहे हैं यस डैश। अवतल पृष्ठ ये है और एक बिंदुवत वस्तु, ये सेंटर पॉइंट को मान लो हमने P नाम दे दिया और एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर हमने रख दिया मान लो O। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आप जानते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट वह होता है जिससे होकर प्रकाश की किरण आती है, रे निकलेगी। तो देखो यहाँ यही 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है और फ्री हैंड से, कोई ज़रूरत नहीं कि आप स्केल लेकर और एक्चुअल में नाप जोख करने बैठ जाएं। फ्री हैंड चलाइए। ऑब्जेक्ट से एक रे आई और ये सीधा इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया मान लो A, कैपिटल A है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप सपोज करो कि ये गोलीय अवतल पृष्ठ नहीं होता तो ये रे किस तरह बाहर निकल जाती, इसी डायरेक्शन में सीधे बाहर निकल जाती। बात समझ में आई? कुछ हल्की तिरछी है, रुक जाइए, इसको और सीधा कर दें। अगर ये अवतल पृष्ठ नहीं होता तो अब आप समझ गए होंगे कि ये बाहर ऐसे जाती। बट आपने प्रकाश के अपवर्तन के 2 रूल पढ़े होंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो सबसे पहले इंसिडेंट पॉइंट मेरा ये है और इस पे अभिलंब, डेट मीन्स नॉर्मल खींच लिया जाए। नॉर्मल मीन्स इस पे 90 डिग्री दिखना चाहिए। कर्वेचर मैं आपको 10th वाली वीडियो आप हमारी जाके देखेंगे तो बाकायदा मैंने बता रखा है कि सपोज ये कट पे ले रहे हैं तो इसका 90 डिग्री ऐसे बन रहा है। यहाँ पर अगर ये कट लेते हैं 90 डिग्री तो इसका ऐसे बन रहा होगा, इस पर लेंगे तो 90 डिग्री कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये है हमारा, इस पर 90 डिग्री जो बनेगा उसको नॉर्मल आर पार दिखाएंगे, इधर से इधर, ताकि आपको समझ में आए। और नॉर्मल कहते किसको हैं, अभिलंब को। और उसके लिए अलग थोड़ा सा यहाँ डिजाइनिंग करते हुए हम फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ नॉर्मल यही खींचा गया है। ठीक है, इसको पीछे तक बढ़ा दिया हमने
आप बखूबी समझ गए कि यन है। और ये आप पढ़ चुके होंगे कि ये नॉर्मल जब खींचते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पर ये टच करती है वही आपका सी होता है, ठीक है। क्या होता है? सी, सेंटर। अब देखिए, अगर ये इस अपवर्तक पृष्ठ के लेफ्ट साइड को हमने बोला मीडियम वन, और इसको हमने कह दिया अपनी तरफ से, अभी मान रखा है कि कैसा मीडियम है? विरल। और इस अपवर्तक यस डैश के राइट हैंड साइड में ये क्या है? मीडियम 2, और ये कैसा माध्यम है? डेंसर मीडियम है, सघन। और आप जानते हैं अगर मीडियम लिया है तो पहले मीडियम का अपवर्तनांक हमने कह दिया n1 और दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक कह दिया n2। अभी हमने ये कहा है। अब आप जानते हैं कि जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ से देखो अभिलंब, इसीलिए हमने दिखा रखा है NA अपर साइड के लिए, तो NA ही अभिलंब हुई, और एक्चुअल डायरेक्शन इसका इस तरह जाता जो डॉटेड लाइन से दिखाया है हमने। तो रिफ्रैक्टेड रे होगी किधर? अभिलंब की ओर झुकेगी, तो झुकाव इसको इस डायरेक्शन में निकल गई, और यहाँ पर हमने लिखा उसको B। इसकी ज्योमेट्री ही समझ लेना, समझ लो कि मोर देन 90% आपने ये डेरिवेशन कर लिया। सिर्फ ज्योमेट्री पे कंसंट्रेट करिए। तो और हमारे हाथ को भी देखिएगा, फ्री हैंड से ही खींच रहे हैं, कोई स्केल हमने नहीं रखा है। ये नॉर्मल थी, नॉर्मल की ओर देखो इस साइड से इस साइड में उठ रही है, देख लो एक किरण को। अब आप जानते हैं कि एक रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, डेट मीन्स अपवर्तित किरण है, इधर गई है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको कम कर दें। तो ये, और आप जानते हैं मिनिमम 2 रे जब एक दूसरे को कट करती है तो वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये रे तो इस तरह निकल गई, और एक ये सीधी निकल जाएगी आर पार, मान लो इधर खींच दे रहे इधर भी, तो ये आर पार निकल गई। तो दोनों रे एक दूसरे को तो कट की नहीं, तो क्या करें? AB रे जो निकली है रिफ्रैक्टेड रे, अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, और पीछे की ओर अगर रे को बढ़ाते हैं तो आप जानते हैं आभासी होता है, और आभासी को ड्रॉ कैसे करते हैं? डॉटेड लाइन से। तो देखो इसको अगर पीछे हम बढ़ाएं तो ध्यान से देखना, और ये ज़बरदस्ती तिरछा आप नहीं करेंगे, एग्जाम में भी बनाएंगे तो आप फ्री हैंड से बनाइएगा, जहां हल्का तिरछा लगे तो उसको करेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। अब देखो B को ही हमने मिलाया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ कट कर रही है? यहाँ पर। यही हमारा इमेज होगा। क्या हुआ? ये इमेज। और आप कहेंगे ये पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, डेट मीन्स बिंदुवत वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बना है? बिंदु I पर बना है। कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। अब हमारे पास पिक्चर लगभग क्लियर है कि हो क्या रहा है। अब इसको यहीं थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, और 2 सिंपल ज्योमेट्री आपको हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि इसमें यूज क्या करेंगे, जो आपने अप टू हाई स्कूल तक आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, दिखेगा यहाँ पर, और हल्का फुल्का ना दिखे तो आप हमारी आवाज़ को पकड़िएगा कि क्या कह रहे हैं। 2 चीज़ें आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एक, अगर 2 रे एक दूसरे को कट करती है, थोड़ा यहाँ ब्लर आ रहा होगा, थोड़ा नीचे दिखा देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अगर 2 रेज एक दूसरे को कट करती हैं तो ये आमने सामने का कोण, जिसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, आपस में बराबर होता है। एक कॉन्सेप्ट ये दिमाग में रखना है, इसका यूज करेंगे, अभी कहाँ करेंगे दिखाते हैं आपको। और दूसरा, अगर 2 पैरेलल लाइन है और एक थर्ड लाइन इसको बाइसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल अर्थात एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ये और ये। और इन दोनों चीज़ों का यहाँ पर हम यूज करेंगे। और एक तीसरा चीज़ भी यूज करेंगे, जब किसी एंगल का मेजर कर रहे होते हैं हम लोग, सपोज यहाँ पर अपवर्तन कोण और आपतन कोण को I से इंसिडेंट एंगल और अपवर्तन कोण को रिफ्रैक्टेड एंगल R से डिनोट करते हैं। तो I और R ये इस्तेमाल जब हम करेंगे तो साइन I एक जगह इस्तेमाल होगा, साइन R एक जगह इस्तेमाल होगा। जब R का मान अत्यंत कम हो और एंगल को रेडियन में अगर हम मेजर करें तो साइन I जस्ट इक्विवेलेंट टू I, साइन R इज जस्ट इक्विवेलेंट टू R। ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। और इसका जस्ट उल्टा भी कभी हमको ज़रूरत पड़ जाए I को साइन I लिखने की, R को साइन R लिखने की, तो हम वो भी कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आइए अब आगे चलते हैं।
देखिए एक सिंपल कंस्ट्रक्शन करते हैं। पॉइंट जो इंसिडेंट पॉइंट था वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो प्रिंसिपल एक्सिस को पॉइंट यम पर कट कर रहा है। ये 90 डिग्री का निशान हमने मार्क किया और ए से यम तक की हाइट को, ए से यम तक की हाइट को हमने लिख दिया एच। ठीक है। अब एक और, ये 3 रेज आपको दिखाई दे रही हैं, ओ ए, आई ए और सी ए। तो आप बोलेंगे ओ ए, आई ए और सी ए क्रमशः प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा, बीटा और गामा कोण बना रही है। याद रहेगा, अल्फा, बीटा और गामा। ये तो हमने सामने सामने लिख दिया है सब कुछ। अब अपवर्तन के 2 नियम थे। क्या था? एक तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये सब लोग जानते थे। दूसरा भी आप जानते हैं, आप स्नेल्स रूल कहते हैं उसको, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो सबसे पहले आपतन कोण और अपवर्तन कोण है क्या? आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाए वो आपतन कोण है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण कौन सी थी? ओ ए, और नॉर्मल क्या है अभिलंब? एन ए अपर साइड में, और उसी को यहाँ तक बढ़ाए देखो सी तक। तो ए से लेकर सी तक यही अभिलंब है। तो ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ ये आपतित किरण है, ये यहाँ से यहाँ फुल एंगल यानी ओ ए सी, यहाँ लिख दे रहे हैं हम ओ ए सी इक्वल टू आई। आपतन कोण को यही बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल है आपतन कोण। क्लियर है बात? और अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो अपवर्तित किरण आपकी कौन सी है? ए बी दिख रहा है ये, और नॉर्मल एन ए, अपर साइड में नॉर्मल देखो एन ए, यही नॉर्मल यहाँ तक भी आया है, लेकिन अपर साइड की बात करें तो ये कौन सा एंगल? यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? एंगल बी ए एन इज इक्वल टू आर, इसी को बोल रहे हैं, और इसको हमने कहा है अपवर्तन कोण। दिमाग में आई बात एक? और एक तीसरी बात, कंस्ट्रक्शन में 2 चीज़ तो हमने आपको बताया था कि ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। एक चीज़ और यहाँ बताना दिमाग से उतर गया, नहीं वो बताया है ऑलरेडी, सॉरी, क्योंकि हमने बताया ना ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ जरा देखो, ये बी ए और इसी बी ए को पीछे बढ़ाए हैं तो आई तक आया है, और एन ए इसको पीछे बढ़ाया है तो सी तक आया है। तो ये एंगल, ये आर जो है, यही एंगल देखो ये यहाँ आ रहा है और ये यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ डबल लाइन से दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये डबल लाइन से, यानी एंगल आई ए सी, एंगल आई ए सी इक्वल टू एंगल बी ए एन, एंगल बी ए एन, और इसी को लिखा है आर। क्यों हुआ है भाई ये? रीजन आप लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है ये, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में बराबर हो गए। अब हमें करना क्या है? एक छोटी सी ज्योमेट्री बाकी रह गई थी, वो यहाँ देख लीजिए आप। कोई ट्रायंगल अगर होता है और इसके मान लो ये 3 एंगल हैं ए बी सी, तो किसी एक साइड को आगे बढ़ा दे तो ये एक्सटर्नल एंगल होता है, बहिष्य कोण। और ये जूनियर क्लास में एक प्रमेय पढ़ा होगा आपने कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्य कोण शेष 2 अंतःकोण, एक्सटर्नल एंगल पॉइंट सी की बात कर रहे हैं, अगर इसका एक्सटर्नल ये है तो 2 शेष इंटरनल एंगल ए और बी होंगे। तो एक्सटर्नल एंगल ऑलवेज इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तब यही चीज़ हम यहाँ प्रयोग करने जा रहे हैं, देखिएगा। यहाँ तक की ज्योमेट्री आपको समझ में आई होगी, सब कुछ हमने लिख दिया है, ठीक है। और एक चीज़, अगर स्नेल्स लॉ यहाँ लगा देते हम यहीं पर, अप्लाइंग स्नेल्स रूल दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, तो वो भी कर दें, तब ये रूल लगाते हैं। बाई स्नेल्स लॉ यानी स्नेल के नियम से, बाई स्नेल्स लॉ या स्नेल्स रूल, तो वो क्या होता है? आपतन कोण की ज्या मीन्स साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या नियत होती है, नियतांक हमने लिखा है n, और आप जानते हैं ये क्या लिखते हैं? 1 2, यानी मीडियम 2 का अपवर्तनांक मीडियम 1 के सापेक्ष, और इसको और अगर एक्सपेंड करें तो आप बोलते हैं n2 बटा n1, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि अगर एंगल ये इनका मान अत्यंत कम हो तो साइन आई इज जस्ट इक्विवेलेंट टू आई, उसी का यूज कर ले रहे हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई n1 इंटू आई,
अब आप उसको पहले हम बता चुके थे कि साइन आई को हमने एज्यूम कर लिया, आई और आर का मान बहुत कम है, रेडियन में नापे जा रहे हैं, इसलिए साइन आई इज जस्ट इक्विवेलेंट टू आई एंड साइन आर इज जस्ट इक्विवेलेंट टू आर। तो साइन आर का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा n2r। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ बनाकर हमने दिया छोड़ इसको, ठीक है। अब देखो हम दो बार यहाँ पर बहिष्य कोण की बात करेंगे। तो पहले देखो एक बड़ा वाला ट्रायंगल देखो AOC, लिख भी दे रहे हैं, ट्रायंगल AOC में देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर हम ऐसे वर्बली बताते चलेंगे, अदरवाइज वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों को बोरियत फील होगी कि बड़ा लंबा डेरिवेशन है। डेरिवेशन लिटिल बिट लंबा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ आपका इंटरेस्ट इसमें बरकरार रहेगा। अगर थोड़ा सा भी आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए ट्रायंगल AOC में तो देखो ये है आपका एक्सटर्नल एंगल गामा इज इक्वल टू, जब AOC ले रहे हो तो दो रेजिडुअल एंगल बचे कौन, एक तो देखो अल्फा और एक ये पूरा सिंगल वाला लाइन देख लो यहाँ से यहाँ तक, और इसको OAC हमने लिख रखा है पहले से I, तो क्या हो गया अल्फा प्लस I। और इक्वेशन नंबर 1 में देखो I की ज़रूरत आपको पड़ने वाली, इसलिए आप इसको अलग कर लो, I इक्वल टू क्या होगा गामा माइनस अल्फा। अगेन यानी पुनः देखो आप ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल देखो IAC, ये फिर मिला आपको IAC, और इसमें अगेन देखो ये गामा क्या है, बहिष्य कोण है, गामा बहिष्य कोण। अब यहाँ देखो ये एक एंगल इंटरनल और ये डबल लाइन से जो मैंने खींचा था पहले वो है इंटरनल, तो बीटा प्लस डबल लाइन वाला क्या था A या IAC, और वो भी हम पहले से डिनोट कर रखे R के बराबर था, तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस R, बीटा प्लस R दिख रहा है यहाँ तक। तो देयरफॉर R बराबर क्या हो जाएगा गामा माइनस बीटा, मिला आपको। अब देखो R भी मिल गया और यहाँ से I भी मिल गया, तो I और R का मान कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। I और R का तो जैसे है वैसे एज इट इज हम रख दे रहे हैं, n1 I की वैल्यू यहाँ से गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n2 इंटू R की वैल्यू गामा माइनस बीटा। बात अच्छे समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ से गामा माइनस अल्फा n2 गामा माइनस बीटा, अब इसको अगर एक्सपेंड कर दें तो n1, ध्यान से देखिएगा एक स्टेप यहाँ भी जंप करना चाहते हैं, n1 इंटू गामा माइनस n1 इंटू अल्फा होगा, और यहाँ देखो n2 इंटू गामा इक्वल टू के राइट हैंड साइड में n2 इंटू गामा आएगा, और इसको जब लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो माइनस n2 इंटू गामा होगा, तो गामा को ले लिया हमने कॉमन, तो यही तो बनेगा। और इधर देखो माइनस n1 इंटू अल्फा आता, जब उधर लेके जाते आप इसको तो n1 इंटू अल्फा, और ये तो ऑलरेडी उधर है ही माइनस n2 इंटू बीटा है। क्लियर है बात, दिख रहा है यहाँ तक, दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, n1 को ले लेते हैं यहाँ पर कॉमन, यहाँ अंदर, तो आप जानते हैं जब कॉमन लिया तो यहाँ 1, और जो चीज़ नहीं होती वो कहाँ जाती है बटे में, n2 बटा n1 गामा। इसी तरह n1 यहाँ कॉमन ले लो तो अल्फा माइनस n2 बटा n1 बीटा। बात समझ में आई, n1 ले लिया था कॉमन, तो n1 से n1 कैंसिल। अब यहाँ n2 बटा n1 यानी दूसरे माध्यम का अपर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष है, तो ये बार बार रिपीट हो ऐसा, इसको एक सिंगल वर्ड में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। और अभी के लिए n2 बटा n1 इज इक्वल टू n क्या है, ये से हमने कहा है, इसको अगर कहा है तो ये 1 के किस फॉर्मेट में रहा है, 1 माइनस n इंटू गामा इक्वल टू अल्फा माइनस n बीटा। क्लियर है बात। चूँकि बोर्ड भर चुका है तो 1 सेकेंड का पॉज, इसको वाइप कर देते हैं, तब आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन हमने पहले से कर दिया ताकि टाइम कुछ कंज्यूम हो सके हमारा। तो देखो आप जानते हो कि चाहे दर्पण पड़े होंगे, सभी डिस्टेंस कहाँ से नापे जाते थे, पोल से। लेंस में आपने पढ़ा होगा सारी कहाँ से नापे जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ हमारा मिड पॉइंट क्या है P, तो सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी, मिड पॉइंट P से। तो देखो जहाँ पर ये रेडियस ऑफ सेंटर है यही हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, वक्रता त्रिज्या ये हो गई R, कहाँ से कहाँ तक, सेंटर से
इसकी दूरी पॉइंट सी की वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या होती r। आप जानते हो जहाँ इमेज बनती है इमेज की डिस्टेंस को क्या कहते हो v, प्रतिबिंब की दूरी को v आपने देखा होगा। और ये ऑब्जेक्ट ओ पे रखा हुआ तो सारी डिस्टेंस यहीं से, इसलिए हमने डॉटेड लाइन एक बना ली रेफरेंस पॉइंट के लिए इसी की सीध में। और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप जानते हो u से रखी जाती है। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, तो देखो एक छोटा सा ट्रायंगल AMC, फिर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल AMI और तीसरा AMO, 3 राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे और tan लगाएंगे, क्योंकि tan में आप जानते हैं लंब बटे आधार मिलता है और उसी में हमको संबंध ढूंढना है। तो देखो लिखा है पहले वाले में हमने राइट एंगल ट्रायंगल AMC में क्या होगा AM लंब बटे आधार MC। तो यहाँ अभी हम MC की जगह यहाँ देखो खाली छोड़ रखे हैं, यहाँ भी देखो H खाली छोड़ रखा है। एक चीज़ आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा जब F = R/2 निकाला होगा, तो वहाँ तो कह देते हैं कि दर्पण का द्वारक छोटा, द्वारक में जैसे हाथ रखा ये छोटा, इंसिडेंट रे यहाँ आई ऊपर वाले कट पर और सेंटर पॉइंट ये है, तो अगर छोटा होगा तो देखो ये क्या हो रहा है, ये पॉइंट इसके काफ़ी करीब आ रहा है, डेट मीन्स कोइंसाइड हो रहा है। तो यही अगर हम इस मेरा जो गोलीय अवतल पृष्ठ है इसका एपर्चर छोटा हो तो होगा क्या, ये यम पॉइंट सरक जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ, यम पॉइंट लगभग पी के काफ़ी करीब होगा। तो यम सी जो लिखा है हमने यम से सी, इसको हम पी से सी बोल सकते हैं, यही इसीलिए हमने छोड़ रखा था। और यच बटा पी से सी, और अगर अप्रोप्रिएट साइन के साथ रखें तो आप जानते हैं कि सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड की सारी डिस्टेंस को नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, और ये डिस्टेंस पी से सी तक कितनी है r, तो हमारे लिए होगा -r। सिमिलरली आप समझ गए होंगे, अब यहाँ यच लिखा तो ये लिखा हुआ है IM, लेकिन I से P हो जाएगा क्योंकि पहला कंडीशन लगा चुके हैं, तो आप समझ गए होंगे P से I PI, और PI हमारा इमेज की डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस को V से लिखते हैं, और विथ अप्रोप्रिएट साइन यहाँ भी लिखेंगे तो लेफ्ट साइड में है -V। सिमिलरली यू कैन राइट -U। सारे मान आ गए आपको। अब हमने क्या कहा था कि जैसे I को ज़रूरत पड़ेगी तो जस्ट इक्विवेलेंट टू साइन I, और साइन I को जस्ट इक्विवेलेंट टू I, उसी वे में आप इसको गामा लिखा हुआ है tan गामा हमें ज़रूरत यहाँ इस फार्मूले में, ये देखो लिख रखा है हमने 1 - n इंटू गामा अल्फ़ा और बीटा, इसकी ज़रूरत है। तो ये एक्चुअली ये क्या है, गामा हम लिख सकते हैं इसको, ये tan बीटा जो लिखा है हम इसको बीटा लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा। सारी चीज़ें हो गई। अब देखो हो है क्या, अभी आ जाओ ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो भी था हमने तो वाइप कर दिया। मान लो ये 2 हमने अगर लिखा होगा, 2 इक्वेशन लिख दिया या 1 जो भी रहा हो, तो 1 - n इंटू गामा की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है -h बटा r, -h बटे r जस्ट इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से -h बटा u, फिर ये क्या है माइनस का साइन है n इंटू बीटा के लिए -h बटा v। अब देख लो यहीं से सब कुछ खेल हो जाएगा। इस माइनस को अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा, n-1 बन जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस, और इसके साथ h बटे r। यहाँ ध्यान से देखो इसमें भी h है, इसमें भी h है। पहली बात तो h ले लिया कॉमन, ठीक है। अब दूसरी बात क्या बची, यहाँ पर h कॉमन ले लिया तो -1/u, और ये माइनस इंटू माइनस पहली बात हो गई प्लस, और h तो ले लिया है कॉमन, तो बचा क्या है भाई, n/v बचा है। h यहाँ से कैंसिल करो, h यहाँ से कैंसिल करो, बस आपका आ गया जो आप चाहते थे। क्या आया, n/v -1/u, n/v -1/u इक्वल टू ये क्या आया, n-1/r, n-1/r। यही आपका गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए यानी स्फेरिकल कॉन्वेक्स प्लेन अगर होगा, ये तो कॉनकेव प्लेन था, कॉन्वेक्स प्लेन होगा तो भी फार्मूला यही आएगा, और इसी वे में उसको भी प्रूफ किया जा सकता है। न्यूमेरिकल लगाते समय 2-3 चीज़ों की यहाँ पर, अब चूँकि डेरिवेशन तो ख़त्म हो गया, इसका यूज क्या करेंगे। हमने कहा कि पूरे चैप्टर आपका जो ये स्टार्ट हो रहा है
अपवर्तन और अपवर्तन से संबंधित जितनी भी फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, बहुत कुछ पॉइंट आने वाले हैं। सबका बेसिक यही होगा और इसी से और सारे फॉर्मूले डिराइव किए जाएंगे। तो क्या उसमें ध्यान देना, पहली बात यहाँ यन जो लिखा है, याद रहे कि इसको क्या लिखा था हम लोगों ने, यन को से किसको माने थे, n2 बाई n1। डेट मीन्स मीडियम 2 का अपवर्तनांक था मीडियम 1 के सापेक्ष। तो न्यूमेरिकल में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि एक लेंस है, उसको पानी में डुबोया जाता है, कभी कहीं रखा जाता है, वायु से कांच में देख रहे हो, कांच से वायु में देख रहे हो, अलग अलग टाइप के आपको उसमें प्रॉब्लम दिए जाएंगे आपके सामने। तो ध्यान देना है कि कहाँ से कहाँ देख रहे हो, विरल से सघन में कि सघन से विरल में, और उसकी वैल्यू रखते समय यहाँ आप रखोगे। क्लियर है हमारी बात? तो बड़ा सिंपल है ये डेरिवेशन। इसको बहुत लोग आप कठिन समझते हैं, कुछ लोग कि बहुत लेंदी है। बिल्कुल लेंदी नहीं, 1 और 2 बार अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये सबसे बड़ी बात हमने कहा शुरुआत में ही आपको, अगर इसका डायग्राम और इसकी ज्योमेट्री समझ गए तो मोर देन 90% आपका डेरिवेशन तो वहीं सॉर्ट आउट हो गया, आप आसानी से कर लेंगे। और ये एक हुआ तो एक मत मानना, इसको कम से कम मानो कि आप 5 डेरिवेशन आप कंप्लीट कर लिए, क्योंकि इसी पर बेस्ड आगे वाले होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी से रिलेटेड इसका यूज इसी का करेंगे, बेसिक इसका रेफरेंस फार्मूला। बार बार आप उसमें सुनेंगे मेरे मुंह से कि हम बोलेंगे कि रेफरेंस फार्मूला, अवतल पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ, कैसा भी पृष्ठ मिल जाए, रेफरेंस फार्मूला तो यही इस्तेमाल करेंगे, n/v-1/u = n-1/r। तो अब रेगुलरिटी आप बनाए रखिएगा, और मैं भी ट्राई करूंगा कि रेगुलरिटी मैं भी बनाऊं, ताकि आपको रेगुलर इंटरवल पर वीडियो प्रोवाइड करते रहे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।